इसलिए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन अत्यंत आवश्यक है। अब स्पिरिचुअल डिसिप्लिन क्या है? मैं कोई प्रवचन करने के मूड में नहीं हूं, जस्ट समझिए कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होता क्या है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को और छोटे शब्द में लाना चाहेंगे हम, तो उसको कहते हैं संतुलन, बैलेंस, संतुलन। आप इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई एक व्यक्ति समय की आवश्यकता को देखते हुए अपनी बात को अच्छे तरीके से रखता है, तो हम उसको कहते हैं कि इसकी पर्सनालिटी संतुलित है, इसका व्यवहार संतुलित है, इसका स्वभाव संतुलित है। वजह, ना तो एक वर्ड ज्यादा बोलता है, न एक वर्ड कम बोलता है, जितनी आवश्यकता है उतना बोलता है, और जो आवश्यक है सिर्फ उतना बोलता है। ये संतुलन, ये प्रकृति भी संतुलित है, आकाश गंगाएं संतुलित है, पृथ्वी का जो परिभ्रमण है वो संतुलित है। उसमें अगर 1 मिलीमीटर लाइट हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, वो अभी केंद्र में आके समाहित हो जाएगी, इलेप्टिक मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा। तो क्या हुआ? संतुलन है, इसलिए बरकरार है। ये शरीर, कोई भी धर्म हो, कोई भी उपासना पद्धति हो, वो बेसिक एलिमेंट्स को मानता है। मैं हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा। शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, इन 5 तत्वों की बात को हर कोई समझता है, उपासना पद्धति कोई भी हो। और ये 5 तत्व जो मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि, आकाश, ये जो 5 तत्व है, उससे शरीर बना है। अब आप बाहर प्रयोग करिए, मिट्टी में पानी डालिए, कीचड़ हो जाएगा। आग को हवा दीजिए, या तो आग भड़क जाएगी या बुझ जाएगी। आग के ऊपर पानी डालिए, वो वहीं शांत हो जाएगी। फिर इस शरीर में जो 5 तत्व है, वो तो एक दूसरे के विरुद्ध काम नहीं करते। तो क्या हुआ? सिर्फ संतुलन, जो ब्रह्मांड में संतुलन है, वही संतुलन इस शरीर में भी है। ये आध्यात्मिक बात है, बड़ी सरल करके बताने का प्रयास कर रहा हूं, और इसी को स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कहते हैं। अन्नम बहुकुर्वित तदव्रतम का रियल मीनिंग ये है। अब आज का जो विषय है, हमने खेती के साथ वो छेड़छाड़ कर दी है कि हमने इस मौलिक संतुलन को ही बिगड़ते हुए देखा है। 6 दशकों की, 6.5 दशकों की मेरी उम्र है, किसान का लड़का हूं, हल बखर जोता है। मैं समझता हूं वो समय, मेरे बचपन में जब वर्षा होती थी, तो जितनी भीनी खुशबू आती थी, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। खुशबू तो अभी भी आती है, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं है। 2 बारिश के बाद में घरों में केंचुए घुसते थे, वो कहां चले गए? वो कीड़े जो बारिश में ही दिखाई देते थे, वो तो नहीं दिखते। ये सब कहां गुम हो गया? 6 दशकों में ये परिवर्तन कैसे हो गया? प्रकृति ने तो नहीं किया। तो फिर इस पेट का सवाल था, अधिक अन्न उत्पादन करना था, समय की डिमांड थी, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। करते 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 हम उस कगार पे पहुंचे जब दोबारा हमें उस संतुलन को खोजना पड़ रहा है। दोबारा हमको उस दिशा में जाना पड़ रहा है जिधर ये इक्विलिब्रियम, ये जो संतुलन है, वो खोया पड़ा है। और ये उसी संतुलन को ठीक करने के तरीके हैं कि आज संगोष्ठी कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, है ना। हंसते हुए कहते थे कि लौट के बुद्धू घर को आए, और हम सचमुच बुद्धू बन गए। आवश्यकताएं थी, और इस सारे प्रवास में जो चीजें हमने देखी, जिसको हमने बहुत नजदीक से अनुभव किया, जिसके साक्षी हम सब हैं, हमने ये पाया कि यदि इस प्रकृति के संतुलन से अगर हम दूर होते गए, तो ये प्रकृति हमको दूर कर देगी। बहुत अधिक समय तक हमें संभाल नहीं सकती। यहां इस हॉल में बैठे हुए जो लोग हैं, ये 3 जनरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं।
त्यागी जी की, मेरी, हमारी एक जनरेशन है, उसके बाद में दूसरी जनरेशन है, उसके बाद में यंग बच्चे बड़े सारे हैं, किसान लोग, ये तीसरी जनरेशन है, 3 जनरेशन के लोग यहाँ पर है। अब हमें ये शर्म आती है कि जो अगली वाली आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन्हें हम क्या दे जाएं। ये यहाँ संगोष्ठी में जो चर्चा होगी 2 दिन में, क्या क्या चर्चा होगी उसकी रूपरेखा भी भाई गगनेश ने बता दी है। उसकी शुरुआत साइंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग यहाँ से शुरुआत है, और धीरे धीरे करके उसमें मार्केटिंग आएगी, उसमें और जो सर्टिफिकेशन की बातें आएगी, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बातें आएगी। ये तो सब अंग्रेजी है, लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि हम पुनः उस संतुलन की दिशा में जाना चाहते हैं जिसे हमने खो दिया है। अब एक गलती हम किए जा रहे हैं, चिंतन मंथन हो तो समग्र तरीके से हो तो बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। एक मूलाग्र रूप से एक जो गलती हो रही है वो ये है कि जब हम एक विधा में जाना शुरू करते हैं तो हम अगल बगल में देखना भूल जाते हैं, है ना। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, भगवद गीता का श्लोक। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, आगे बड़ी सारी चीजें हैं। आज हम सिर्फ इसी का सोचें। ये जो भूत है, ये सृष्टि, ये हम एनिमल्स है, ह्यूमंस है, इसको अन्न चाहिए, क्योंकि अन्न के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। अन्न हमारे अस्तित्व की मूलभूत आवश्यकता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, बारिश होगी तो अन्न उत्पादित होगा। एग्रीकल्चर इरिगेटेड हो चाहे रेनफेड हो, रेनफेड एग्रीकल्चर में भी रेन वर्ड है, अंडरस्टैंड जेंटलमैन। रेनफेड एग्रीकल्चर में भी रेन छुपा हुआ है। तो पर्जन्य जहां आता है वहां क्लाइमेट आ गया, और क्लाइमेट जहां आया क्लाइमेट चेंज की चर्चा होगी। 2 दिन में क्लाइमेट चेंज की भी चर्चा होगी, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी चर्चा होगी। आईसीआर, पूरा आईसीआर इस दिशा में बहुत काम करता है। 100 साल बाद क्या होगा उसकी चिंता आईसीआर आज कर रही है। 100 साल बाद जो परिस्थितियां निर्माण होगी, उन परिस्थितियों में कौन सी चीजें भूल जाएंगे। 7 लाख का हमारा आंकड़ा था फिशरीज का, वहां से आज अमृत काल में हम 40 मिलियन टन के आसपास पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। ये आमूलाग्र सोच है, भारतीय फिशरीज और एक्वाकल्चर की आमूलाग्र सोच है। क्योंकि उस समय जो जरूरतें होगी वो जरूरतें इसके नीचे हमारी फुलफिल नहीं होगी। और सिर्फ वहां तक नहीं है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, इसका मतलब हुआ कि जो फूड हमारा है उसकी क्वालिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि कुछ भी दिया और कुछ भी खा लिया। आज सर्टिफिकेशन की बात आ रही है, मॉल में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के नाम से जो चीज़ें बेची जाती है वो सचमुच ऑर्गेनिक है या नहीं है, ये बड़ा विवाद का मुद्दा होता है। इसी तरह से अलग अलग विधाएं निर्माण हुई और हम आपस में उलझ गए। ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छा है, नेचुरल फार्मिंग अच्छी है, रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर अच्छा है, या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अच्छा है, इसमें आपस में उलझ गए। नेचुरल फार्मिंग के भी अलग अलग विधाएं हैं। इम्फाल से हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट हिली इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक और नेचुरल की डेफिनेशन है वो अलग है, वहाँ की विधाएं अलग है। जो मॉडल हमारे दिमाग में है एग्जैक्टली उसी मॉडल के साथ अगर हम जाते हैं तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए जो विधाएं उपलब्ध है उन सब पे समय की तरीके से रिसर्च होनी चाहिए। रविशंकर बैठे हुए हैं, ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, ये समय की तरीके से रिसर्च करते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग इनका सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक को कैसे लाएंगे, नेचुरल फार्मिंग को कैसे लाएंगे, कॉन्कॉक्शंस जिसको कहते हैं ना, जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, उसके बाद में आपका अग्निअस्त्र, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये कैसे बने, उसका साइंस क्या हो,
उसकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस कौन सी हो, उसके लिए क्या गाइडलाइंस हो, इसमें आमूलाग्र अनुसंधान की आवश्यकता है। भारत सरकार बहुत दूरगामी सोच लेकर के चल रही है और इसलिए ये नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग ये अपने आप में बहुत बड़ा एक ध्वजधारी कार्यक्रम है, जो आगे अगर प्रॉपरली ये चलता है तो ये आगे बहुत कुछ इस देश को देगा, केवल देश को नहीं इस विश्व को देगा। दूसरी बात, जब हम इंटीग्रेटेड करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनरल फर्टिलाइजर के साथ में हम ऑर्गेनिक ऐड करना चाहिए। जो आईसीआर के रिजल्ट्स है लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर्स के, जो पिछले 70 सालों से चल रहे हैं, 70 सालों के अनुसंधान ये दिखाते हैं कि अगर आप प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटीज मतलब सॉइल टेस्ट बेस्ड क्वांटिटीज में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइजर से डालते हैं और उसके साथ में ऑर्गेनिक सप्लीमेंट अगर देते हैं तो मिट्टियां खराब नहीं होती, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा घटती नहीं है, वो मेंटेन रहती है। और यही वजह है कि जब हमने उर्वरकों का इस्तेमाल करना शुरू किया तो सन 2000 के आसपास तक हमारी मिट्टियां ठीक थी, 2005 तक भी मिट्टियां ठीक थी। उसके बाद में जो पॉलिसी चेंजेस आए, फॉस्फेटिक और पोटेशियम के फर्टिलाइजर महंगे हो गए, अधिक से अधिक यूरिया का इस्तेमाल करना शुरू किया, सब्सिडी अधिक से अधिक यूरिया के ऊपर जाने लग गई, तब से ये संतुलन बिगड़ा है। उस चीज को भी समझना होगा। अकेले मिनरल फर्टिलाइजर्स को दोष देके काम नहीं चलेगा, इंटीग्रेशन चाहिए पड़ेगा। हमको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिससे हम भूखे भी न मरे और मिट्टी का स्वास्थ्य भी सही रहे, और ये संभव है। और ये इंटीग्रेशन अगर करना है तो अलग अलग विधाओं को विवेक चक्षु के साथ आपको समझना होगा, अनुभव करना होगा। फर्टिलाइजर कंपनियों को दोष देकर काम नहीं चलेगा। अरे वो तो मैन्युफैक्चरर्स है, आज फर्टिलाइजर क्लोज कर दोगे, कल जीवामृत बीजामृत डब्बे में बंद करके बेचेंगे, उसमें क्या है, उनका फायदा और बढ़ेगा, उससे नहीं काम बनेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले कहेंगे कि नेचुरल फार्मिंग ठीक नहीं है, नेचुरल फार्मिंग वाले कहेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एटम बम है। ये दोषारोपण करने से हम आगे नहीं जाएंगे। यहाँ भारत सरकार का अमृतकाल में ये विषय है कि किस प्रकार हम इन रसायनों के ऊपर हमारी निर्भरता कम करें। किसी को डायबिटीज है, मेटफॉर्मिन की गोली लेता है, डॉक्टर 500 mg की गोली देता है, चतुर लोग उसको बीच में से तोड़ते 250 सवेरे 250 शाम को लेते हैं, और बाकी चीजें, केला नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, बाकी चीजें डाइट से कंट्रोल करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत घूमते हैं, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, जहाँ लिफ्ट है वहाँ भी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार अपनी बॉडी को समेकित तरीके से एडजस्ट करते हैं, थोड़ा केमिकल और थोड़ी नेचुरल प्रोसेस। कुछ आयुर्वेद पे चले जाते हैं। ये एक डायबिटीज का मैंने एग्जाम्पल बताया कि किसी प्रकार से अगर हम ये कहें कि ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल सही है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही है, तो फिर हम शायद जस्टिस नहीं कर पाएंगे। आवश्यकता है इन सब मुद्दों को आमूलाग्र रूप से सरलता से समझने का प्रयास हो। इनका खेती पे, इकोसिस्टम पे, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। आप सब अलग अलग विभागों से आए हैं, कुछ किसान भाई हैं, बड़े सारे अधिकारी हैं, बड़े सारे वो लोग हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, साथ ही बड़े सारे अधिकारी ऐसे हैं जो किसानों को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं। हम सबका ये उत्तरदायित्व है कि हमको भारत की भविष्य की कृषि को आगे ले जाना है, तो किस तरह से हम समेकित प्रयासों से इसको आगे ले जा सकते हैं और किस प्रकार हमारा डिपेंडेंस केमिकल्स के ऊपर कम कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर की हालांकि अभी मैंने बात नहीं करी। बायो फर्टिलाइजर अपने आप में एक ऐसा जरिया है। तो बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, इन सभी विधाओं से अगर हम 30 से 40% फर्टिलाइजर को रिप्लेस कर दें तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा हो जाएगा। और इस अचीवमेंट में केवल भारत सरकार की सब्सिडी का सवाल नहीं है,
ये आगे आने वाली हमारी नस्लों को उन्नत किस्म की मिट्टी देने का यह सवाल है। हमारी जो व्याख्या है ना मिट्टी की, वो दुनिया की व्याख्या से अलग है। मैं सॉइल साइंटिस्ट हूं। जो व्याख्या हमको कॉलेज में पढ़ाई गई, किताबों में पढ़ाई गई, वो व्याख्या कुछ और है। हमारी व्याख्या क्या है? मृदा ददाति पोषणम सा माता सर्वेशाम। मृदा हम सबको पोषण देती है, फूड नहीं देती, सिर्फ फूड नहीं देती, पोषण देती है। माँ हमको पोषती है और उस पोषण में केवल शरीर को आवश्यक तत्वों प्रोवाइड नहीं करती है, उसके साथ उसकी ममता है और उसके साथ उसके संस्कार है। ये ममता और संस्कार बाजार में नहीं मिलते फर्टिलाइजर के बैग में। मृदा ददाति पोषणम सा माता, इसलिए वो माता है, सा माता सर्वेशम। ये हमारी मिट्टी की व्याख्या है। और उस मिट्टी की व्याख्या, उसका स्वास्थ्य, उसका पर्यावरण और पर्यावरण के कारण उसके ऊपर होने वाले दुष्परिणाम और क्लाइमेट के साथ तालमेल बिठाते हुए विजिलेंस मेंटेन करना, कृषि को आगे ले जाना, ये इस संगोष्ठी का एक मतितार्थ है। इसमें से निकलने वाला निचोड़ ये होगा। हमारे साथ चिंतन करने वाले लोग, त्यागी जी जैसे लोग हमारे साथ विद्यमान हैं, सीनियर लोग हमारे साथ में हैं, और आप सब लोगों का जुनून और आप सब लोगों का उत्साह है, तो फिर इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत